कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को 21 दिन हो गए हैं। एक बार फिर से दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसानों की तरफ से किसान संगठनों ने सरकार को लिखित में जवाब देते हुए संशोधनों को ठुकरा दिया है और जनहित याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की अपील की गई है। हालांकि तमाम दलीलों को सुनने के बाद आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, उसमें यह कहा गया है कि किसानों के पक्ष को भी सुनना चाहिए और इसी के साथ किसान संगठनों को एक नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अदालत ने सरकार और किसान और अन्य स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाने को भी कहा है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच का यह कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दा सहमति से सुलझना चाहिए, ऐसे में जल्द से जल्द कमेटी बनाकर के चर्चा हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसान यूनियन की बात विस्तार से सुनी जाए और कोर्ट की ओर से किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है। अब इस मसले पर पहले कल सुनवाई होगी और फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों के नाम भी मांगे हैं। अब मामले में एक बार फिर से कल सुनवाई होगी। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से आज ये अहम सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद किस तरीके से जो नोटिस जारी किया गया है किसानों को, उसमें किस बात पर जवाब मांगा गया है? के अंदर एक याचिका लगाई गई थी कि जो किसान आंदोलन है, यानी कि ये जो रास्ता रोका हुआ है इन्होंने, कि कोविड के चलते रोका गया और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हैं, इसके लेकर ही जो याचिका लगाई गई थी उसमें ये भी कहा गया था कि सरकार इसके अंदर कोई कड़े कदम उठाए। मगर एक चीज स्पष्ट इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है केंद्र को और हरियाणा और पंजाब सरकार को, तो कहीं ना कहीं इसमें जवाब देना होगा कल। और कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो टकराव है वो क्यों बनता चला जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से लगातार दूरियां बनती चली जा रही हैं, बातचीत का जो कोई भी समझौता नहीं निकलता नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जरूर जारी किया है और याचिका की कमेटी बनाने के लिए कहीं कहा है कि कमेटी बनाने के साथ साथ ये गौर किया जाए कि किसानों की क्या मांग है और किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। मगर देखना होगा कल केंद्र सरकार और हरियाणा और पंजाब की ये जो नोटिस गया है, नोटिस जाएगा उनके पास और उसके बाद में वो कल जो अपना जवाब देंगे वो किस तरीके का देंगे और कमेटी के अंदर क्या कार्रवाई होगी और किस तरीके से किसानों का जो आंदोलन है उसको दूर किया जाएगा और जो उनकी डिमांड है उनको किस तरीके से दूर किया जाएगा। मगर उन किसान संगठनों के यूनियन का भी नाम मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो जिन्होंने रास्ता रोका गया, यानी जितनी भी संस्थाएं बैठी हुई हैं उनके भी नाम जाएंगे और वहां पर उनके से भी बातचीत की जाएगी। जी राजीव, आज जब सुनवाई हो रही थी तब किसानों की तरफ से क्या कोई पक्ष रखा गया है? किसानों की तरफ से कोई दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो किसानों की तरफ से पक्ष रखा गया था कि जो हमारे को जो पहले सुविधाएं मिलती थी वो नहीं मिल पा रही और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर जो विवाद है वो सरकार से बनता चला जा रहा है। मगर सरकार किसानों ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही, क्योंकि अगर कानून हमारे लिए आया है तो हमारे लिए उसमें सुविधाएं कहाँ हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार से अब जवाब मांग रही है, इसलिए नोटिस दिया गया है और नोटिस के साथ साथ कल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या अगला कदम उठा पाती है। जी जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल भी होगी, लेकिन इस बीच जो पंजाब और हरियाणा की सरकारों को नोटिस जारी किया गया है उसमें इन दोनों सरकारों से क्या कुछ जवाब मांगा गया? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब की सरकार की बात करें तो वहाँ भी किसानों की जो सरकार है और जो किसानों के बीच में टकराव है, क्योंकि जो किसान आंदोलन चला था वो कहीं ना कहीं पंजाब से चला था और पंजाब की जो सरकार है वो किस तरीके से किसानों की जो मांग थी जो वो उसको कैसे नहीं दूर कर पाई और केंद्र का कितना रोल है, ये सारी चीजें कल प्रक्रिया देखने को मिलेगी। क्योंकि तीनों ही सरकारों को नोटिस दिया गया है और तीनों ही सरकारों की तरफ से कल जवाब दिया जाएगा और देखना होगा किस तरीके से सारी जवाब की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से हो पाती है। मगर एक चीज स्पष्ट है कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो इतनी बड़ी तकरार बन चुकी है, इसको दूर करने के लिए जो कमेटी बिठाई गई है उस कमेटी के अंदर तमाम निर्णय लिए जाएंगे और तमाम जो सरकार के और कोर्ट के जो नुमाइंदे होंगे वो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो जरूर देखना होगा इसके अंदर। जी लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये अहम सुनवाई हुई और इसके बाद जो दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, उनके बाद किसान नेताओं का या फिर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो या किसानों ने क्या कुछ कहा उसके बाद? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो निर्णय लिया गया कि यानी कल के लिए सुनवाई टाल दी गई है, तो कहीं ना कहीं इस किसान यूनियन जो है वो कहीं ना कहीं अभी सरकार से एक उम्मीद कर रही थी कि सरकार हमारी बातों को मानेगी। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला गया है, याचिका लगाई गई है, क्योंकि एक याचिका
किसानों की तरफ से भी लगाई गई थी पहले, और अब दूसरी जो याचिका लगाई गई है वो लगता है सरकार की तरफ से है, क्योंकि जिस छात्र ने जो लॉ का पढ़ाई कर रहा था उसने याचिका लगाई थी, क्योंकि कोविड के चलते कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर ही जो दिक्कतें आ रही है, यानी ट्रैफिक जाम है, हर तरीके से रास्ते बंद है, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला ले पाती है। मगर देखना होगा ये कल, क्योंकि कल जब ये सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार और पंजाब के तीनों ही के जवाब होंगे इसके अंदर। जी जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए वहीं रुक करेंगे दूसरी खबर की और। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने समीकरण और गठबंधन बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम के प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी छोटे छोटे दलों को मिलाकर के बड़ा गठबंधन बनाने की जुगत में हैं। ऐसे में अजदुद्दीन ओवैसी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की लखनऊ में मुलाकात हुई और समाजवादी पार्टी से अलग होकर पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव की तारीफ भी ओवैसी ने की है। ऐसे में माना जा रहा है कि ओवैसी यूपी में नए समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ओवैसी ने समाजवादी प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल की तारीफ करते हुए यह कहा है कि बड़े नेता हैं और उनसे भी बातचीत हो रही है। बता दें कि शिवपाल यादव ने भी हाल ही में अजदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए धर्मनिरपेक्ष नेता बताया था और ऐसे में यह माना जा रहा है कि अजदुद्दीन ओवैसी 2022 चुनाव में छोटे दलों के मजबूत गठबंधन बना करके चुनावी मैदान में वो उतर सकते हैं। दरअसल बिहार में 5 सीट जीतने के बाद अजदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के विस्तार के लिए कई क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात उन्होंने की है। ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर ओवैसी बिहार चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं और यूपी में वो छोटे दलों को एक साथ लाकर के चुनाव लड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में इस गठबंधन का ऐलान किया था और जिसके लिए अब यूपी में अपने सहयोगी अजदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात को इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, ओवैसी की पार्टी यूपी में मायावती के साथ भी गठबंधन करने के संकेत दे चुकी है और इस दौरान ओवैसी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तायद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक 6 मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है ममता। दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर जुड़ने पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी, आपके चैनल का सर। जी, जिस तरीके से सर ये गठबंधन किया गया है इसके बारे में क्या कुछ विचार हैं आपके, क्या कुछ आपसी सहमति बनी है अजदुद्दीन ओवैसी के साथ? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय नेताजी के परिप्रेक्ष्य में मैं बता देना चाहता हूँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने एक मोर्चा बनाया, भागीदारी संकल्प मोर्चा। इसमें 8 घटक दल है। आपके माध्यम में बता देना चाहता हूँ, जन अधिकार पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। अपना दल कमेरावादी श्रीमती कृष्णा पटेल जी। राष्ट्र उदय पार्टी माननीय बाबू सिंह पाल जी। भारतीय मानव समाज पार्टी माननीय राम केवट रामधनी बिंद जी हैं। भारतीय वंचित समाज पार्टी रामकरण कश्यप जी हैं। राष्ट्रीय जनता क्रांति पार्टी अनिल चौहान जी हैं। राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं। हम लोग 8 घटक दल के साथ में उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के काम कर रहे हैं। साथ में आज जो है बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी के साथ में माननीय नेताजी का आज जो मिलन हुआ, इससे एक आप लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह की सरकार चलाई जा रही है, इस सरकार को देखा जाए तो केवल हिंदू मुसलमान का तुष्टीकरण करती है
और ये विकास के नाम पे केवल सिफर नजर आती है। एक देश एक शिक्षा लागू कराने का जो मिलन है, ये ओवैसी जी के साथ में भागीदारी संकल्प मोर्चा का हम लोगों का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दयाराम जी, इस बीच हमारे साथ राघवेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी राघवेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं इस गठबंधन को, जिस तरीके से 8 जो घटक दल हैं वो एक साथ आ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में? देखिए, पहले ही माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़े और समान विचारधारा छोटे दल से उनसे गठबंधन करेगी जो समान विचारधारा के होंगे। लेकिन छोटे दल अगर बात की जाए राघवेंद्र दुबे जी, वो एक तरफ नजर आ रहे हैं, एक तरफ खिसकते हुए नजर आ रहे हैं सभी के सभी। नहीं, देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अपना अधिकार है कि वो कहाँ पर गठबंधन करता है, किसको लगता है कि कहाँ पर उसको गठबंधन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है, गांव की पार्टी है जिसने किसानों के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इतना कार्य किया हुआ है कि जनता चाहती है कि माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिससे कि विकास की जो गति रुक गई है, जो हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण में जो प्रदेश चल रहा है, जो विकास जहां ठहर गया उसको आगे बढ़ाया जा सके। भार्गव जी, जितने भी बड़े दल हैं आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रह चुके हैं, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी है या फिर बसपा है, उनको छोड़ करके MIM जो है, जिसका हालांकि बिहार में अगर कहा जाए तो एक अच्छा प्रदर्शन MIM का रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से आप लोग जुटे हुए हैं सभी जो छोटे दल हैं उनको एकजुट करने में, तो क्या इन बड़े दलों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, MIM ने अगर बिहार में जिस तरीके से गठबंधन चुनाव लड़ा, उनके 4 विधायक भी बन गए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उससे हुआ क्या? सांप्रदायिक शक्तियों को बल मिला और जिस तरीके से सरकार अगर राष्ट्रीय जनता दल की बन जाती, वो नहीं बन पाई क्योंकि उन्होंने हर सीट पर उसको काटने का काम किया। तो अगर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का दम भरते हैं और ऐलान करते हैं और इस तरीके से अलग अलग उसमें करते हैं, जहाँ अगर कोई कमजोर करता है वो उसकी, अब उनका दल है, वो कहीं भी लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत उत्तर प्रदेश में मजबूत है, अब पूरे अपने दम पर चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, लेकिन दयाराम जी, मेरा ये सवाल आपसे था, क्या जिस तरीके से जो बड़े दल हैं उनके सामने जिस तरीके से आप लोग छोटे दलों को एकजुट करके लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव, ऐसे में क्या ऐसे बड़े दलों को टक्कर दे पाएंगे आप लोग? देखिए, एक चीज तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमारे भाई राघवेंद्र जी है जी, आज उत्तर प्रदेश में ये हालात है, चाहे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, अकेले तीनों दल कभी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बना सकते। देखिए, हम छोटे दल क्षेत्रीय दल हैं, हम लोगों ने हमारी एक मांग रही है शुरू से, हम लोग कहते हैं समान शिक्षा लागू हो, प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल बिगड़ी हुई है, उसको दुरुस्त कैसा हो, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो है असदुद्दीन ओवैसी से माननीय नेताजी आज मिले हैं और हमारे साथ में जो है अभी बात चल रही है, शाम तक जो है चाचा शिवपाल जी से भी बात चल रही है। हम लोगों ने मना नहीं किया है, बड़े दल जो है, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या क्या नाम कांग्रेस हो, इनको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जो झूठी शांत पार्टी है, आडंबर पार्टी है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करती है, इससे कैसे निपटा जाए, ये इन पार्टियों को सोचना पड़ेगा। हम लोगों एक हो करके देखिए, उत्तर प्रदेश में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, माननीय नेताजी ने आह्वान किया कि अभी और लोग आने को तैयार हैं, जो भी इसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा में आते हैं उनका स्वागत किया जाएगा। तो माननीय नेताजी का तो विचार बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल 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 को तय करना है ना। बिल्कुल दयाराम जी, इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि आप किसी बड़े दल के साथ भी हाथ मिला सकते हैं या नहीं, राघवेंद्र जी से भी जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, छोटे दलों ने भी गठबंधन करना शुरू कर दिया है। राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हुए समाजवादी पार्टी से और दयाराम जी बने हुए हैं सुभाषपा से। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से अब छोटी जो पार्टियां हैं वो एकजुट होनी शुरू हो गई हैं, ऐसे में क्या इन सभी पार्टियों को आप अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, या फिर जिस तरीके से आपने पहले कहा कि बिहार में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वोट काटने का काम किया है, अगर वो वहां पर वोट ना काटते तो दूसरी सरकार जो है वो बन जाती, तो क्या इसी तरीके से फिर बाद में आरोप लगाएंगे? नहीं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो लड़ने के लिए प्रतिबद्ध पार्टियां हैं वो किस गठबंधन आगे करते हैं, उनका अधिकार है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी अभी भी किसानों के मुद्दे पे भी पूरे तरीके से पूरे प्रदेश में किसानों के साथ है। और जब अखिलेश जी की सरकार थी तो हमने बहुत सारे विकास कार्य किए थे, उसी के दम पर हम आगे चुनाव में जाएंगे। और जो छोटे दल हैं जिनसे सहमति बनेगी, अभी चुनाव का समय है, तब किससे क्या स्थिति बनती है उस अनुसार उससे किया जाएगा। और वो माननीय अखिलेश यादव जी क्या बेहतर समझेंगे उससे गठबंधन किया जाएगा, जो समान विचारधारा के छोटे दल होंगे। मेरा सवाल यही है कि अगर इन छोटे दलों से आपकी सहमति नहीं बन पाती, आपका गठबंधन नहीं हो पाता, तो क्या बाद में चुनाव हार जाने के बाद अगर चुनाव हार जाते हैं तो ये ठीकरा इन पर तो नहीं फोड़ देंगे कि इन्होंने अलग से चुनाव लड़के हमें हरा दिया? चुनाव हारने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी लोग चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। जिस तरीके से उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे, किसानों के लिए चाहे मुफ्त पानी हो, या आपने देखा वो आगरा से लेकर के लखनऊ तक का 322 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे 22 में बनाकर तैयार कर दिया, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 कर दिया, विद्युत उत्पादन शुरू हुआ, यहाँ पर बढ़ा। तो ये बहुत सारी मेडिकल कॉलेज हों या और सारी सुविधाएं, डायल 100 से लेकर के एम्बुलेंस सेवा, आपात बहुत सारी ऐसी चीजें, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सभी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। दयाराम भार्गव जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र दुबे जी कह रहे हैं कि हम पूरी जीत समाजवादी पार्टी की जो है वो सुनिश्चित है, लेकिन अगर ऐसे में जिस तरीके से बिहार में हुआ है, बिहार में ठीकरा फोड़ दिया गया है एमआईएम पर कि एमआईएम ने वोट काटे हैं, और इससे पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह भी कहा था कि वोट कटवा पार्टी है, इस तरीके से जो छोटे दल हैं उनको कहा जाता है बाद में जब किसी का भी खेल बिगड़ जाता है किसी भी बड़ी पार्टी का, तो इस तरीके से थोप दिया जाता है। तो क्या आपकी तरफ से दयाराम भार्गव जी, क्योंकि जिस तरीके से छोटे दल हैं, सरकार बनना उतना संभव नहीं लगता है, तो ऐसे में इस तरीके के जो आरोप होते हैं उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे राघवेंद्र भाई बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं जी, दोस्त भी हैं। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा ने कब कहा है, इनकार हमारा कब रहा? भाई हमसे बार बार कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश की वो स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सपा, बसपा, कांग्रेस ने अकेला चुनाव लड़ा तो ये समझ लीजिए सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही, हम इस बात को कह रहे हैं। लेकिन हमारे जो घटक दल हैं, मान लीजिए बाबू सिंह कुशवाहा जी है, कृष्णा पटेल जी है, बाबू रामपाल जी है, केवट राम धनी बिंद जी, कश्यप जी, अनिल चौहान जी है, प्रेमचंद प्रजापति जी है,
ये लोग केवल अपने समाज का वोट इकट्ठा कर ले। जी। ये लोग जो हमारे साथ आए केवल इनका वोट अपने समाज के इकट्ठा कर ले तो भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बन रही है। आप बताइए, वोट देने वाले तो ये इन्हीं लोग हैं या क्या नाम है उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग आएंगे? हम यही तो बताना चाह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, हम बार बार इस चीज को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटे दलों को ये पार्टियां नकारने का जो काम करती है उसका खामियाजा है कि भारतीय जनता पार्टी आज मजबूती में जा रही है। फिर कल को यही बात आएगी जिस तरह बिहार का चुनाव हुआ। बिहार में देखिए, असदुद्दीन ओवैसी से बहन कुमारी मायावती जी के साथ में, कुशवाहा के साथ में वहां भी चुनाव लड़े, वहां पे ओवैसी जी ने 5 सीटें लाने का काम किया। लेकिन वहां अगर तेजस्वी जी वही मान मनोबल करके अगर साथ लड़े होते तो आज तेजस्वी जी की जो है बिहार में सरकार होती। हम यही तो बताना चाह रहे हैं इस चीज को। यही तो माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि जो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर जब चुनौती देंगे तो सामने वाला टूट जाएगा, उसकी सरकार नहीं बनेगी, भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बन जाएगी। राघवेंद्र दुबे जी, आपके वरिष्ठ नेता रहे हैं शिवपाल यादव, अब अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है और उसको अपने संगठन का विस्तार लगातार कर रहे हैं। ये संकेत भी दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से वो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर एक तरफ देखा जाए जिस तरीके से ओवैसी ने उनकी तारीफ की और वो ओवैसी की तारीफ कर चुके हैं, तो ये जो शिवपाल यादव हैं अगर वो भी इन्हीं के साथ आ जाते हैं, जिस तरीके से अब ये जो नया मोर्चा बनाया गया है प्रकाश राजभर और ओवैसी की तरफ से, तो फिर आपको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है और जो अभी बात कही है दयाराम जी ने, वो स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए, बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो संभावनाओं का खेल है। कब राजनीति किस स्तर से जाती है, कब किस करवट बैठती है, इसमें आकलन पहले से नहीं, ऐसा होगा तो ऐसे होगा, ये कभी नहीं होता, क्योंकि स्थिति परिस्थिति चुनाव के समय क्या होगी और किस तरीके से वो गठबंधन का स्वरूप बनेगा वो समय पर निर्भर है। अभी से आप आकलन कर सकते हैं उसके साथ जाएगा या उसके साथ जाएगा। मुझे लगता है कि जो समान विचारधारा के छोटे दल हैं वो आपस में सहमति बना करके मजबूती के लिए के बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से सांप्रदायिक जो शक्तियां हावी हुई हैं उनको अगर अलग हटाना और सत्ता से बाहर करना है तो निश्चित रूप से सबको एकजुट होकर के लड़ना भी होगा, ताकत एक बनानी होगी और समाजवादी पार्टी एक अग्रणी भूमिका निभाएगी, बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, जिससे कि समुदायों को हराने में सक्षम है। और हमने पहले किया भी, अभी एमएलसी चुनाव अभी शिक्षक और स्नातक के हुए थे, हमने उसमें भी सीट जीती, जबकि बीजेपी ने अपनी जितनी शक्तियां थी, जितना बाहुबल, धनबल और सत्ता बल का प्रयोग किया, इसके बावजूद भी हम जीते। तो ये चीजें सब दिखाती हैं कि जब हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो हम अपने विकास कार्यों के दम पर, जो हमने विकास कार्य किए हैं उनके दम पर आगे सरकार बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो झूठे लोग हैं, मौका परस्त है, फिरका परस्त लोग, इनको यहाँ से किया जाएगा। प्रदेश का विकास तभी हो सकता है कि आज से बाद है और हिंदू मुस्लिम करके आप कोई कर सकते हैं। आपको अगर विकास करना तो विकास करना ही पड़ेगा, जमीन पर करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल। राघवेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दयाराम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समय भले ही थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त भी अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नहीं रह गया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के संभल से सड़क हादसे की एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर एक रोडवेज बस और गैस टैंकर के बीच भिड़ंत में करीब 8 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही दर्जनों से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहां पर घायल हो गए हैं। हादसे की वजह घने कोहरे को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर यूपी रोडवेज की बस दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार गैस कंटेनर से टकरा गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और उन्होंने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद एसपी चक्रेश मिश्र कई स्थानों के फोर्स के साथ रेस्क्यू टीम के साथ वहां पर मौके पर पहुंचे और बस से मृतकों को निकाला गया और घायलों को भी निकाल करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, और जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और हादसे का शिकार जो हुई है बस वो अलीगढ़ डिपो की बताई जा रही है, जो चंदौसी के रास्ते अलीगढ़ जा रही थी। लेकिन तभी बस की अचानक से गैस टैंकर से भिड़ंत हो गई और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। ये आज सुबह की घटना है, जिसमें कोहरे की वजह से एक टैंकर और एक रोडवेज बस, इन दोनों में आपस में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें अभी तक हम लोगों का राहत कार्य जो चल रहा है उसमें करीब 7 लोगों की मृत्यु की आशंका लग रही है।
और इसके साथ में 25 लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। राहत कार्य लगातार चल रहा है, क्योंकि ये गैस का टैंकर है, इसलिए आसपास से भीड़ को हटाया गया है। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी ने जो एक दावा किया था उसे पीआईबी ने भ्रामक बता दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पर जो शेयर किया था एक वीडियो, फेसबुक पोस्ट को भारत सरकार ने भ्रामक बता दिया है। फेसबुक पेज पर 14 दिसंबर को यह वीडियो पोस्ट किया गया था। रेल पर एक निजी कंपनी का प्रतीक चिन्ह, केवल एक विज्ञापन जो है वो दिखाई दे रहा था। ये जो प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक बस पर एक प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक विज्ञापन जो है वो बताया गया है पीआईबी की तरफ से। फेसबुक पेज पर 14 दिसंबर को ये पोस्ट किया गया वीडियो, और केंद्र सरकार की एजेंसी पीआईबी ने इस वीडियो को गलत बताया है। निजी कंपनी का प्रतीक चिन्ह केवल एक विज्ञापन है, ऐसा पीआईबी की तरफ से कहा गया है। प्रियंका गांधी के दावे को पीआईबी ने भ्रामक बता दिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनपी न्यूज।